नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार सहायक अभियंता मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको सूचना थोड़ा लेट से मिल रही है, थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था, इसलिए आप तक जो वीडियो है वो लेट पहुंचेगा, तो इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूँगा। और एक बेहद उत्साहित करने वाला पल जिसका हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था, और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं बार-बार कि सर जोधपुर वाली काउंसलिंग कब हो रही है? सर जोधपुर वालों की काउंसलिंग कब हो रही है? सर जोधपुर वालों की काउंसलिंग कब हो रही है? तो वो समय आ चुका है जब आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास जो ऑर्डर आ चुका है जोधपुर विद्युत वितरण निगम के द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया का। आपको एक-एक स्टेप है, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो ये ऐसा मौका होता है जब आप यहाँ गलती करते हैं, तो आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो कि जीवन में बाद में पछतावा रह जाए कि सर अगर मैं ये सब कुछ सही कर लेता तो मुझे काउंसलिंग की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे को कहाँ जो कौन-सा आईएएन ऑफिस मेरे को चयन चयन करना चाहिए था, क्या मेरे को वहाँ भरना चाहिए था? तो इन बातों को बड़ा ध्यान से आपको सुनना है, बाद में जल्दी से ट्रांसफ़र होते नहीं हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो दिनांक है वो कब से है? तो लगभग जैसे अपन ने कहा था कि 27 जुलाई से 30 जुलाई तक आपकी जो जयपुर वितरण निगम है उसकी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद अपने जोधपुर की स्टार्ट हो रही है। तो जोधपुर की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है 3 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक। 3 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक, यानी आपके लगभग 8 दिन जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो रहने वाली है। और जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होगी उसके 2 या 3 बाद आपके जो फाइनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें आपका एससी ऑफिस और आईएएन ऑफिस जो है वो भी निर्धारित कर दिया जाएगा। तो क्या क्या कंडीशन रहने वाली है, सबसे पहले अपन को ये देखना है। और सबसे पहले तो आपके पास है डेट। तो डेट है 3 से लेके 10 अगस्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। 3 से लेके 10 अगस्त, और समय आपका रहेगा सुबह 9:30 से लेके दोपहर 2 बजे तक। तो जयपुर वाले तो सारा दिन करवा रहे थे, ये कहते नहीं हमारे सर हम तो 4-5 ही घंटे करवाएँगे, तो इतना ही समय है हमारे पास। अब सबसे पहले जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया किन लोगों के लिए स्टार्ट होने वाली है, तो जैसा कि इसमें लिखा है दिव्यांग अभ्यर्थी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ठीक है, उनकी वरीयता मेरिट क्रम के अनुसार जो भी काउंसलिंग होगी वो आपकी जो मेरिट बनी है, नंबरों के आधार पे जो आपने अंक अर्जित किए हैं उसके आधार पर रहने वाली है। तो सबसे पहले जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं उन्हें बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद सेवारत निगम कार्मिक, ठीक है, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जोधपुर विद्युत वितरण निगम में पहले से काम कर रहे थे, उनका वापस चयन हो चुका है, तो उनको बुलाया जाएगा। इन सर्विस कैंडिडेट बुलाया जाता है इनको। फिर आपके पास है एक्स सर्विसमैन, जो कहीं पर पहले जॉब कर चुके हैं और वहां पर उनकी जॉब कंप्लीट हो चुकी है, जैसे बहुत से आर्मी पर्सन होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन। इसके बाद आएंगे महिलाएं, ठीक है भी, और उसके बाद शेष अभ्यर्थी जो बचेंगे उनको मेरिट क्रम के अनुसार बुलाया जाएगा। तो ये आपके जो 6 क्रम रहने वाले हैं। तो सबसे पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उसके बाद आपके पास इन सर्विस कैंडिडेट है, एक्स सर्विस मैन है, फिर आपके पास महिलाएं हैं, और उसके बाद अपने आ रहे हैं शेष अभ्यर्थी मेरिट क्रम के अनुसार। अब बात करेंगे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या क्या आपको क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या आपको लेके जाना है, क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है। तो काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी उपरोक्त स्थान पर नियत दिनांक को उनके लिए निर्धारित रिपोर्टिंग समय से आधा घंटा पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अगर आपका समय 10 बजे है, तो आपको 9:30 बजे वहां पहुंच जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं तो आराम से गोलगप्पे खा के जाऊंगा, थोड़ा लेट चलूंगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो रिपोर्टिंग जो समय है उससे आधे घंटे पूर्व, आधा घंटे पूर्व आपको वहां पे पहुंचना है। काउंसलिंग शुरू होने के पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को काउंसलिंग शिविर समाप्त होने पर शेष रही रिक्तियों में से ही चयन की अनुमति दी जाएगी। अब मान लेते हैं कि आप उस दिन, जिस दिन आपको 9:30 बजे पहुंचना था, आप 11 बजे पहुंच रहे हैं। अब जो सीटें उस दिन जो सीटें रहेंगी, जो शेष सीटें रहेंगी, उसी में से आपको सीट दी जाएगी। अगर आपके अंक ज्यादा भी हैं तो आपको वो सीट आपको अब नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो जो पहला जो जो अभ्यर्थी उस समय उपस्थित था वो सीट उसको दे दी जाएगी। तो समय का बहुत महत्व है जीवन में, और महत्व रखना भी है आपको। तो समय पे पहुंचना है, नहीं तो हो सकता है आपकी जो काउंसलिंग की सीट थी किसी और को मिल जाएगी। तो समय पे पहुंचना है। अभ्यर्थी अपने साथ पहचान पत्र आपका आईडी, कोई भी आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, जो भी जिसमें आपकी फोटो लगी हुई है, नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज के फोटो, ये तो आपको हमेशा जीवन में रखनी है, क्योंकि भाई आप जॉब लग चुके। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विभाग द्वारा जारी प्रवेश पत्र लेकर आए। अब कई विद्यार्थियों को दिक्कत रहती है, सर मेरे पास तो एडमिट कार्ड नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया गया था उसकी आप कॉपी ले जाएं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। काउंसलिंग है तो किसी प्रकार का यात्रा खर्चा दे नहीं होगा आपको। जी मैं तो जी ऐसी कार लेके जाऊंगा, ठीक है, कार में बैठ के जाऊंगा, मेरे को कार का किराया दे दें, बस का किराया दे दें, ऐसा नहीं है। तो काउंसलिंग है तो आपको किसी प्रकार खर्चा नहीं दिया जाएगा।
अभ्यर्थी के साथ आए व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आप 5-7 आदमी को वहां बैठा के ले जाएंगे, नहीं अपन तो काउंसलिंग के लिए चल रही है, तो बाकी अभ्यर्थियों को वहां पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी के साथ आए व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा नामित किसी व्यक्ति को उसकी काउंसलिंग हेतु इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। आप कह देते कि फलाना राम जी आप जाओ मेरी जगह काउंसलिंग के लिए, मुझे तो समय नहीं है, तो उस व्यक्ति को वहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके बाद है 7 नंबर पॉइंट है, शिविर में पदस्थापन कार्यालय सुनिश्चित करने के उपरांत आपके पास जब आप काउंसलिंग शिविर में जाएंगे तो आपको एक परफॉर्मा भर के देना होगा। उसके बारे में बात कर रहे हैं कि शिविर में पदस्थापन कार्यालय सुनिश्चित करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जैसे आपका कार्यालय आपने कहा कि मुझे तो इस कार्यालय के अंदर ज्वाइनिंग कर दो, ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, तो आपको एक देना पड़ेगा सहमति पत्र, जो कि अपने अगले पेज में आएगा, अपन इसके बारे में बात करेंगे। किसी अभ्यर्थी के काउंसलिंग दिवस में देरी से आने की अवस्था में तत्समय उपलब्ध शेष रही रिक्तियों में से ही चयन की अनुमति दी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप लेट पहुंचते हैं तो जो शेष रही रिक्तियां हैं उन्हीं में से उसको क्या दी जाएगी, ठीक है, कोई सीट दी जाएगी। काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस व समय पर उपस्थित रहने की दिशा में परामर्श शिविर के उसी आखिरी दिवस पर शेष रिक्तियों में से अभ्यर्थी की काउंसलिंग की जाएगी। मान लेते हैं कि आपकी काउंसलिंग की जो डेट है वो मान लेते हैं कि 4 अगस्त आई और आप 4 अगस्त को नहीं गई। अब जो बाद की जो डेट है जब आपके पास शेष रिक्तियां रह जाएगी तभी आपको बुलाया जाएगा, उसमें आपको नियुक्ति दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने पदस्थापन हेतु आवेदन नहीं किया है या आयोजित परामर्श शिविर में हिस्सा नहीं लिया है तो उन्हें परामर्श प्रक्रिया पश्चात उपलब्ध रिक्त रहे पदों पर पदस्थापित किया जाएगा। ठीक है, जिन्हों अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति काउंसलिंग की प्रक्रिया में गया ही नहीं, फिर भी सीटें बच जाएंगी, आपको पता है। जब सीटें बच जाएंगी तो जो लास्ट वाली सीटें बचेंगी उनको वहां पे क्या दे दी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों की सूचना निगम वेबसाइट पे उपलब्ध है, अभी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो जो सूचनाएं आपको चाहिए वो सब मैं लेके आया हूं। सभी अभ्यर्थी, अब 11 नंबर पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, इसमें बड़ा क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के। सभी चयनित अभ्यर्थी को उनके द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान, जब डीवी हुआ था के दौरान प्रस्तुत किए गए समस्त शैक्षणिक अंक तलक हैं। ठीक है भाई, आपके पास 10th की मार्कशीट थी, आईटीआई की मार्कशीट थी, आईटीआई का सर्टिफिकेट था, 10th की मार्कशीट, 10th का आपके पास क्या है, सर्टिफिकेट है। प्रमाण पत्र, जाति है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आ गया। उसके बाद मूल निवास पहचान पत्र, ठीक है भाई, मूल प्रति 2 चरित्र प्रमाण पत्र। अब ये आपको बार बार चरित्र जो प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं, उस दौरान जो आप लेके गए थे वही दोनों प्रमाण पत्र आप उनको दिखा सकते हैं। अंतिम शैक्षणिक चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, जिस भी आप संस्था से लास्ट में आप पास आउट हुए हैं वहां से आपने जो करेक्टर सर्टिफिकेट लिए वो, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रवेश पत्र की छाया प्रति, प्रवेश पत्र की छाया प्रति सहित को काउंसिल के दौरान प्रस्तुत करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने डीबी के दौरान बनाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वापिस, और आपके पास मूल कॉपी लेके जानी है, मूल कॉपी है वो आपको लेके जानी है, ठीक है भी। और इनकी क्या प्रवेश पत्र है उसकी आपको क्या चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट आपको एक बार फिर लेके जाने हैं, वापिस दोबारा से बनाने नहीं है। कहीं वापस चले जाओगे जी मैं तो करेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा बना के ला रहा हूं, तो ये ऐसे काम नहीं करे। एक बार वापस वही आपके डॉक्यूमेंट जो आपके पास रेडी हैं उनको वापस उसी क्रम में आपको लेके जाना है। तो यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जो जो 11 पॉइंट है वो मैंने आपके कवर कर दिए हैं। अब इसके बाद आपको वहां जाने के बाद ये आपको भरना पड़ेगा सहमति पत्र। तो सबसे पहले तो आपकी जो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ लगानी है। ऐसे नहीं जब 5-10 साल के थे वो ले जाओ कहीं वो लगा दो, लाइनमैन साहब समझ में नहीं आ रहे कौन से आए हैं। तो ये आपको नवीनतम फोटो यहाँ पर आपको लगानी है। फिर इसमें आपका रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, आपके फादर्स का नेम हो गया, ठीक है, जन्म तिथि हो गया आपके पास, ठीक है भी, लिंग हो गया, चयन क्रमांक, कुल प्राप्तांक कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ये देखो ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये अपने आप भरेंगे, वो आपको यहाँ भरने की जरूरत नहीं है। विशेष श्रेणी दिव्यांग सेवा निगम कार्मिक एक्स सर्विसमैन महिला, ये आपको भर देना है कि आप किस में आ रहे हैं, दिव्यांग में आ रहे हैं, सेवारत में आ रहे हैं, कार्मिक हैं, एक्स सर्विसमैन है महिला। गृह जिला, जिस गृह जिले से आप आ रहे हैं, आपका राज्य राजस्थान अपने आई, स्थायी पता जहां आपका मूल निवास है, और वर्तमान पता। अब हो सकते हैं आप पहले आपका स्थायी पता अलग हो, अब आपका वर्तमान पता अलग हो, तो वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ये जो सहमति पत्र है वो आपको इस प्रकार भरना है। जो मेरा नाम, आपका नाम लिखा जाएगा, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पद स्थापन हेतु दिनांक। अब आपको काउंसलिंग की जिस डेट को बुलाया गया वो काउंसलिंग की दिनांक भरनी है। वो आयोजित परामर्श शिविर में निर्धारित
प्रकाशित रिक्तियों में से कार्यालय, अब आपने जो कार्यालय चयन किया था, ठीक है, मान लो आपने जोधपुर किया, तो वो जोधपुर ऐसी जोधपुर में रिक्त पद पर प्रस्तावन बाबत अपनी सहमति प्रदान करता हूं। ठीक है भाई, जो जोधपुर के अंडर में आपका आईएन ऑफिस आ रहा है, जो भी आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है, ये आपको पूरा भर देना है इसी तरह से। फिर आपके यहाँ पे हस्ताक्षर दिए गए हैं, नाम, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। तो ये आपका जो परफॉर्मा जारी किया गया है काउंसलिंग का, ये आपको इस प्रकार से भरना है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी यहाँ तक इसमें समझने में। अब दूसरा जो आपके पास है, वो आपकी सीटें जारी की गई हैं कि कहाँ कहाँ कौन से जो आईएन ऑफिस हैं वहां पर कितनी सीटें निर्धारित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से विभाग में, कौन कौन से ऑफिस में कितनी सीटें हैं। जैसा कि मेरे पास ये लिस्ट आई है, ठीक है भी, तो ये मेरे पास नॉन टीएसपी एरिया की हैं, ठीक है भी। वैकेंसी पोजीशन ऑफ टेक्नीशियन, ठीक है भी, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2025, नॉन डीएसपी एरिया 901 नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी आपके पास जो जोधपुर विद्युत वितरण निगम है उसमें 901 सीटें हैं जिनके लिए रिक्तियां हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सिटी सर्किल जोधपुर, नंबर ऑफ वैकेंसीज 39। जो सिटी सर्किल जोधपुर है उसमें जो टोटल जो वैकेंसी है वो 39 है। अब यहां पर मैं आपके लिए एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो 39 सीटें हैं वो इस प्रकार नहीं है कि इसमें जो महिला के लिए आरक्षित है, पुरुष के लिए आरक्षित है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है नंबरों के अनुसार, जो आपने अंक अर्जित किए हैं उनके अनुसार है। जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, अगर वो चाहता है कि मेरे को जोधपुर सिटी ऑफिस चाहिए तो वो ले सकता है, वो चाहता है कि मुझे गंगानगर ऑफिस चाहिए तो वो ले सकता है। तो जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे सीटें मिल जाएंगी। तो ये कोई भी कैटेगरी वाइज नहीं रहेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप जैसे देख रहे हैं कि अब जोधपुर में कितने ऑफिस हैं, तो आईएन जो ऑफिस हैं वो 7 हैं, ठीक है। ये सिटी सर्किल जैसे आरटीओ में 8 सीट है। इसके बाद जोधपुर सिटी सर्किल है, झालामंड है, वहां पे 9 है। आईएन ओएंडम विवेक विहार, यहाँ पे कितनी है, 2 सीट है। आईएन C5 यानी 5, ठीक है भी, जैसे 5 के ग्रुप बना दिए वहां पे जोधपुर। CCNLU यहाँ पे 8 सीट है। आईएन डी सेकेंड जोधपुर सिटी सर्किल में 3 सीट है। आईएन डी थर्ड जोधपुर में सिटी सर्किल में 4 सीट है। आईएन डी फोर जोधपुर सिटी सर्किल में 5 सीट है। अब आपको काउंसलिंग के दौरान आपको ये चेक कर लेना है कि मेरे पास, अगर मैं जोधपुर का हूं तो मेरे घर के पास कौन सा ऑफिस है, इसमें से आरटी ऑफिस पास में है, झालामंड ऑफिस पास में है, विवेक विहार ऑफिस पास में है, एनएलयू ऑफिस पास में है। तो जो ऑफिस आपके नियरेस्ट है उसको आपको चयन कर लेना है, ठीक है। आईएन ओएंडम का मैंने काम बता ही दिया आपको। जितने भी आपके मीटरिंग का काम है, कनेक्शन का काम है, आईएन ओएंडम के जो है उसके अंडर में रहता है, जिसे अपन बोलते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है भी। तो पूर्णतः रख रखाव की जिम्मेदारी अपनी रहने वाली है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सर्किल जोधपुर, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, यहाँ फिर वापस 35 सीट है। अब इसके अंडर में आगे है आपके तहसील क्षेत्र, ठीक है भाई। कोई तहसील क्षेत्र पे भी आपको आईएन ऑफिस जो मिलेगा वो है, तो बालेसर है, चोखा है, लूणी है, सालवास है, शेरगढ़ है। तो यहाँ पर 9, 6, 6, 3 और 11 सीट है। समझ में आ रहा है आपको सभी को। तो यहाँ पर इसी तरह आपके पास पाली सर्किल है, वहां पर 170 सीट है, ठीक है भाई। अब आईएन सीएसडी फर्स्ट, ठीक है भाई, सीएसडी फर्स्ट पाली में, ठीक है, सीएसडी थर्ड पाली में, आईएन ओएंडम चांदवाल, ठीक है, देसूरी, ठीक है, खर्ची, खीनवारा और राणावास। तो यहाँ पर ये 1, 10, 6, 18, 5, 12 और 17। अब आपको यही देखना है कि मेरे जो घर के पास वाला ऑफिस है वो कौन सा लग रहा है, उसके हिसाब से आपको ये चीजें देख लेनी है। इसके बाद और तहसील है, इसके रानी है, रोजत है, ठीक है, सादरी है, सोजत सिटी है, सोजत रोड है, सुमेरपुर है, टिकमगढ़ है, पाली है, ठीक है भाई। ये रूरल की हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हैं, जहां रूरल लिखा गया वो होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो इस तरह से आपके यहाँ रहने वाली। इसके बाद फलोदी आ गया, तो फलोदी में आपके पास 32 है। अब फलोदी का जो सिटी है वहां पर 6 सीट है। आऊ है वहां पे 2 सीट है, पाप में 9 सीट है, चिमाना में 9 सीट है, डेचू में 3 है, लोहावट में 3 है, ठीक है भाई। इसी तरह आप देखोगे सिरोही सर्किल है, तो सिरोही सर्किल में आपके पास खांदरी वहां पे 3 है, पिंडवारा में 6 है, रेदार में 6 है, सिगरो ये क्या सियोगंज इसमें 9 है,
ठीक है। स्वरूपगंज में कितनी है? 8। तो इस तरह से आपकी हर तहसील लेवल पे जहां पर आईएन ऑफिस है वहां पर ये आपकी सीटें दी गई हैं। इसी तरह बाड़मेर सिटी की बात करेंगे तो बाड़मेर सिटी ऑफिस में आपके पास 19 सीट है। बाड़मेर सिटी सेकंड में कितनी सीट है? 21 सीट है। फिर इसके जो तहसील क्षेत्र आगे हैं उनके नाम लिखेंगे, आदेल है, बायतू है, ठीक है, बियाद है, ठीक है, छोटन है, ठीक है, थानू है, ठीक है, पगालिया है, ठीक है, और ये क्या गादरा रोड है, ठीक है, मेलू है। तो ये इस तरह से आपके अलग अलग सीटें, ये तहसील क्षेत्र पे आ जाते हैं। ठीक है, रामसर है, शिव है, बाड़मेर, फिर अपने पास रूरल बाड़मेर आ गया, रूरल सेकंड बाड़मेर, ये अलग अलग आ गया। अब इसके बाद अगर अपन बात करें बालोतरा सर्किल सिटी में 174 सीट है। ये आपके बालोतरा सिटी में 8 है। बालोतरा सिटी सेकंड में कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, फिर दोरी मन्ना है, फिर इसके तहसील क्षेत्र आगे हैं, गीदा है, गुदामलानी है, जलवेरी है, कल्याणपुर है, 15 सीट है। तो ये आपके अलग अलग सीट इसमें दी गई है। आपको ये देखना है कि मेरे घर के पास कौन सा, पचबदरा है, ठीक है, पालिया कलान है, रामजी गोल है, ठीक है, समदड़ी है, सिंधारी है, सिवाना है, बालोतरा, ठीक है भी। तो इस तरह से आपकी सीटें दी गई हैं। इसी तरह जैसलमेर सर्किल है, वहां पे 75 सीट आपकी दी गई हैं। तो ये आपका आ गया। भियाना यहाँ पे 18 है, ठीक है, चंदन में कितनी है? 6 है, फतेहगढ़ में 10 है, ठीक है, जिंजियाली में 5 है, मोहनगढ़ में कितनी है? 8 है। तो ये सारे उसके तहसील क्षेत्र के ऑफिस हैं जहां पर आपको ये सीटें दी जा रही है। ठीक है, नाचना में 4 है, पोखरण में 12 है, ठीक है भाई। और इसके बाद क्या है, ये पोखरण का एक और संकरा 12, वहां पे 12 सीट है। जालोर में 107 सीट है, ठीक है, ये इसके सारे तहसील क्षेत्र आपके दिए गए हैं ऐसे, ठीक है भाई। इसी तरह अगर अपन बात करें बीकानेर में, तो जैसा कि बीकानेर का जो सिटी सर्किल है वो तो आपका प्राइवेट है, तो उसके पास के जो आपका तहसील क्षेत्र है वहां पर भी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है भाई। तो बज्जू है, बज्जू में 5 है, पांचू है, उसमें 3 है। इसके बाद सरदार शहर है, वहां पे 4 है, रतनगढ़ है, वहां पे 3 है, ठीक है भाई। और इसके बाद क्या है, सरदार शहर, वहां पे भी क्या है? 4 है। ये रूरल में है, ये आपकी सिटी में आएगी, ठीक है भाई। इसी तरह हनुमानगढ़ की बात करें तो भादरा है, तो भादरा में आपके पास 3 सीट है ओएंडम में, जैसे सिटी में। उसके बाद रूरल है, वहां पे 8 सीट है। नोहर अयन है, वहां पे 2 सीट है। इसी तरह बात करते हैं गंगानगर में, तो गंगानगर में आपके पास केवल जो सिटी अयन सीडीएस फर्स्ट अयन, ठीक है, इसके पास 2 सीट है। अयन ओएंडम अनूपगढ़ में 1 ही सीट है। अयन ओएंडम गजसिंहपुर में 2 सीट है। कैसी सिंहपुर में 4 सीट है। अयन ओएंडम रायसनगर में 4 सीट है। अयन ओएंडम श्रीकरणपुर में 2 सीट है। अयन रूरल श्रीगंगा में 9 सीट है। तो इस तरह से आपको जो सीटें हैं वो दी गई हैं। अब आपको ये देखना है कि सबसे पास का जो आपका आईएन ऑफिस कौन सा लगता है, उसी में आपको सीट का चयन करना है, ठीक है। तो मेरे द्वारा सारी जो जानकारी दी गई है, आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, शंकाएं रहते हैं, तो आप मेरे को व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरा मोबाइल नंबर जो है आपके जो डिस्क्रिप्शन में आता रहता है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप फोन नहीं अटेंड कर पाता तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, ताकि मेरे को जब भी समय रहता है तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। तो किसी प्रकार की कोई भागा दौड़ नहीं करनी है, बिना मतलब की टेंशन या तनाव में नहीं रहना है। बहुत ही बढ़िया एक मन से वहां पहुंचना है, और जो भी आपको आईएन ऑफिस मिल रहा है नियरेस्ट, उसका आपको चयन कर लेना है, ठीक है। बाद में क्या 1 या 2 साल में जब भी आपकी काउंसलिंग की, जब भी आपके ट्रांसफर खुलते हैं, तो आप जो भी आपको नियरेस्ट स्टेशन लगता है वहां पे आप बाद में अगर सीट वेकेंट होती है तो आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये एक जो जॉब है, सर्विस है, उसकी प्रक्रिया रहती है, और पूरे जीवन में ट्रांसफर वगैरह चलते रहते हैं। तो आपको किसी तरह का जो है तनाव नहीं लेना कि जी मेरे को तो घर के पास रहना था, मेरी तो घर के पास पोस्टिंग नहीं आई है। और घर के पास ही रहते अगर आपकी जॉब नहीं लगती, तो अब आपकी जॉब लग चुकी है तो घर से दूर भी जाना पड़ता है, ठीक है भी। तो ये सब चीजें चलती रहती है जीवन में, तो ये कुछ बड़ा जो है इतना डरने वाला जो मुद्दा है वो नहीं है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।